हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है। मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में 139th रैंक प्राप्त की है और मेरा GS4 और एथिक्स का पेपर जिसे हम कहते हैं उसमें जो इस साल का स्कोर है वो 120 है, जो मुझे बताया गया है कि इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस ईयर। तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी GS4 विच इज़ द एथिक्स पेपर उसका स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है शायद जिन्होंने मुझे मेरी प्रिपरेशन में मदद की होगी और एक अच्छा स्कोर लाने में मदद की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। GS4 का जो पेपर है, जो एथिक्स का पेपर है सिविल सर्विसेज में, वो एक सबसे यूनिक पेपर है क्योंकि अनलाइक बाकी 3 GS3 जहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, GS4 एक ऐसा पेपर है जो आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करता बल्कि ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। ये देखता है कि एज ए लीडर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके का जो डिसीजंस हैं आप लेंगे, आपका माइंडसेट किस तरीके का है, किस तरीके के व्यूज़ आप रखते हैं और आपका जो आउटलुक है सोसाइटी को लेके, समाज के डिफरेंट तबकों को लेके, वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पेपर को बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एट द सेम टाइम फ्रॉम एन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट भी बनाती हैं क्योंकि एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कम प्रिपरेशन करके भी, अगर आपका एप्टीट्यूड ठीक है, अगर आप सही तरीके से इस पेपर को अप्रोच करें तो बहुत कम प्रिपरेशन के साथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपने इस पेपर के ग्रास्प को नहीं पकड़ा, इसकी डिमांड को नहीं एड्रेस किया, तो कितनी भी प्रिपरेशन आप कर लें, एथिक्स में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो फाइन लाइन है ये आपको समझनी होगी। उसके लिए जो पॉइंटर्स जो मुझे हेल्प किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। GS4 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? उसके लिए सबसे पहले आपको UPSC का जो GS4 का सिलेबस है और नोटिफिकेशन है उसको पढ़ना होगा। अगर आप UPSC के GS4 के नोटिफिकेशन को टेस्ट करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि दिस GS पेपर 4th ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन is a paper which tests the candidate's attitude and aptitude towards different things which are happening in the society. So it tests basically what is your integrity, your probity in public life, and what is your outlook towards problem solving, especially when it comes to different sections of the society. So when you are dealt with different conflicts in the society, how do you approach those conflicts? तो यू विल रियलाइज दिस। ये सारे कीवर्ड्स जब UPSC ने इसमें दे रखे हैं तो ये आपको एक ट्रेंड बताते हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज GS4 के आंसर्स दें तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, आपका आउटलुक क्या होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपकी इंटेग्रिटी टेस्ट होगी, आपकी प्रोबिटी जो गवर्नेंस को लेके है, जो डिफरेंट सेक्शंस को लेके है, और आपका माइंडसेट, आपका एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें ये पेपर टेस्ट करेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो एक काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है GS4 को लेके, दैट GS4 nowhere it says that the paper will test your ethical knowledge. ये टेस्ट आपकी एथिक्स की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं है, रादर आपके एथिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए है। तो लोगों को लगता है कि एथिक्स के डिफरेंट कीवर्ड रट लेने से या फिर मगिंग कर लेने से एथिक्स में मार्क्स आते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि एक बार जब आपको उन एथिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो गई तो आप उसे एग्ज़ाम में कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे यूज़ करोगे टू शो दैट एथिकल साइड ऑफ योर्स, दैट एथिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ योर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। तो नॉलेज अबाउट एथिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वंस अगेन इट्स योर एथिकल कॉम्पिटेंस दैट यू हैव टू प्रूव इन द एग्ज़ाम। तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मुझे हेल्प की, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको अपने GS4 के आंसर्स में एक आउटलाइन बनाना है। सो बेसिकली वो आउटलाइन कुछ इस तरीके से होगा कि हर एक आंसर्स के अंदर, तो आपको पता है पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। द फर्स्ट सेक्शन इज़ अ थ्योरेटिकल सेक्शन जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको उनमें
एथिकली उनको आंसर करना होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि इससे आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे आपको एक इस तरीके से आंसर लिखना है जिससे आपका एथिकल कॉम्पिटेंसी प्रूव हो। तो उस एक आंसर में एक बॉडी होगी, एक इंट्रोडक्शन होगा और एक कंक्लूजन होगा और काफ़ी सारी सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी। वो कैसे देनी है हम अभी डिस्कस करेंगे। एक आइडियल आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि लेट्स से आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस, हाउ विल यू यूज़ दैट प्रोबिटी, गिव एग्जांपल्स। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोबिटी की डेफिनेशन के साथ। प्रोबिटी क्या होती है आप उसको एक डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो मेन बॉडी आएगी उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों का एक मिक्सचर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, बॉडी में कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए उसको 7-8 अलग अलग डिमेंशंस में तोड़ लिया था। तो आप वहाँ पे एक फ़िलोसॉफिकल एंगल डाल सकते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल फ़िलोसफी या एथिकल फ़िलोसफीज़ पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कांटिनियनिज्म हो गया या फिर यूटिलिटेरियनिज्म हो गया जेरेमी बेंथम का, तो मैंने जितनी भी एथिकल कॉम्पिटेंसीज थी उनको इन एथिकल जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें बांट लिया था। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो उसमें कोई ना कोई आइडियोलॉजी ज़रूर फिट होती है। इसके अलावा बाकी सारे फ़िलोसफर्स भी मैंने अलग अलग डिमेंशंस पे प्रिपेयर कर रखे थे जो मैं यूज़ कर रखा। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स आंसर में बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जितने भी एथिक्स में टॉपिक्स हैं आप एक बार यूपीएससी से सिलेबस डाउनलोड कीजिए और हर एक सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा है, यू विल रियलाइज़ कि देयर आर फिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स जिनसे यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता है। जैसे कि उसमें कीवर्ड है कंपैशन, तो कंपैशन पे किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप कंपैशन से रिलेटेड 2-3 डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एडवांस में प्रिपेयर करके रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना लिए थे। कंपैशन इफ़ येस देन दिस इज़ व्हाट आई विल डू, कंपैशन इफ़ नो देन दिस इज़ व्हाट आई विल डू, कंपैशन होगा तो सोसाइटी का आउटकम ये निकलेगा, नहीं होगा तो ये निकलेगा। ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स वगैरह अगर आप एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें रेलिवेंट वहाँ पे शो कर पाते हो और उससे इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो फ़िलोसोफर का एंगल हो गया जो मैंने बताया, और आप माइंड मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। आप एक कोट्स की डायरी बना लीजिए। अलग अलग जितने भी कीवर्ड हैं एथिक्स के पेपर में, हर कीवर्ड से रिलेटेड 5-5, 6-6 कीवर्ड आप कोट्स बना लीजिए। उन कोट्स को आप वहाँ पे लगातार यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस की एक डायरी बनाई थी। तो मैंने क्या किया था, जितने भी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में अब तक रहे हैं या जो मैंने पढ़े हैं या सुने हैं बाकियों की लाइफ से, उनका मैंने हर कीवर्ड से रिलेट करके छोटे छोटे एग्जांपल्स नोट कर लिए थे कि मेरी खुद की लाइफ में फॉर एग्जांपल मैंने कंपैशन के क्या क्या अब तक एग्जांपल्स देखे या फिर फील किए, या बाकी लोगों से मैंने उस कीवर्ड के बारे में जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास थे वो कैसे रिलेट किए। लेट्स से किसी एम्पैथी है तो मैंने लिख लिया कहीं पे कि मेरे बचपन के किसी दोस्त ने मेरे साथ इस पर्टिकुलर टाइम में ऐसे एम्पैथी दिखाई थी। तो एक बार आप ये सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करके नोट कर लोगे तो एग्ज़ाम में अगर आप इन्हें लिख देंगे तो एग्जामिनर को एक बहुत पर्सनल टच मिल जाता है। और अगेन आपको वहाँ पे एथिकल कॉम्पिटेंसी प्रूफ करनी है। तो अगर आप पर्सनल एग्जांपल्स लिखते हैं या ऐसे एग्जांपल्स लिखते हैं जिससे लोग रिलेट कर पाएँ, तो वो आपका कॉम्पिटेंसी शो करता है, ना कि नॉलेज। और मुझे लगता है कि शायद मार्क्स उसी के बेसिस पे मिलते हैं। तो पर्सनल एग्जांपल्स हो गए, या फिर आप जो एमिनेंट लोग हैं जैसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनकी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स, इनके कोट्स या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, ऐसे इंसिडेंट्स जो एथिक्स के पेपर के कीवर्ड से कहीं पर भी रिलेट करते हो, आप उनको एक जगह पे नोट करते जाइए। मैं पर्सनली डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ करता था, फिजिकल नोट्स नहीं बनाता था। तो मैंने क्या किया था, यूपीएससी के हर टॉपिक का मैंने एवरनोट पे एक अलग कॉपी बना लिया था। तो जैसे ही मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल मिलता था, लेट्स से मुझे कंपैशन पे मिला, तो मैं कंपैशन की डायरी के नीचे उसे नोट करता जाता था, जिसमें कोट्स थे, पर्सनल एग्जांपल्स थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, या फिर जो बुक्स भी मैं रेफ़र करता था उसमें कंपैशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट मिला तो मैं उसे इमीडिएटली एक ही हेडर के नीचे कलेक्ट करता जाता था। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आने वाला था उस टाइम पे मुझे हर एक कीवर्ड पे बहुत अलग अलग डिमेंशंस में कंटेंट मिल गया था। तो मैं हर एक कीवर्ड पे कोट्स भी लिख पा रहा था, पर्सनालिटीज़ भी लिख पा रहा था, अपने एग्जांपल्स भी लिख पा रहा था, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दे रहा था, फ्लो चार्ट्स भी बना रहा था, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑफ कोर्स उनका मटेरियल तो था ही। तो जब आपका आंसर मल्टी डिमेंशनल हो जाता है और
पर्सनल टच होता है उसमें, तो एग्ज़ामिनर को मुझे लगता है आपसे कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसके अलावा एक बार आपने एथिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप टेस्ट सीरीज़ का उपयोग भरपूर तरीके से करिए, क्योंकि एथिक्स जो है वो प्रैक्टिस के साथ में इम्प्रूव होता है। जब आप अपना पहला टेस्ट लिखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आप जो एथिक्स का क्वेश्चन है उसको समझने के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए जो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जब आप अपना फर्स्ट आंसर लिखेंगे तो वो टेम्परामेंट शायद वहाँ नहीं हो, आप क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस ना कर पाएँ, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि वो टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा और एग्जैक्टली आप वही आंसर करेंगे जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अपने आंसर्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने क्या किया था, मेरे पास जब खाली टाइम होता था और मुझे मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में, तो मैं बैठ के सोचता था कि मैं इस पेपर में और ऐसा क्या डाल सकता हूँ जिससे ये और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे मूवीज़, टीवी सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई बैठ के उन मूवीज़ की जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैंने देखा कि उन मूवीज़ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो एथिक्स से रिलेट की जा सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने देखा कि शॉशैंक रिडेम्पशन से ऐसे कौन से मोरल और एथिकल लेसन्स हैं जो मैं निकाल सकता हूँ, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आई रियलाइज़ कि वहाँ पे फ्रीडम से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट है, और उसमें कुछ कोट्स हैं अबाउट होप, और कुछ कोट्स हैं अबाउट फ्रीडम, अबाउट रेस्ट्रिक्शंस, अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ये सारे मैंने एक एक दो लाइन में नोट कर लिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं मूवीज़, टीवी सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, जहाँ से मुझे जो भी इंस्पिरेशन मिला मैं वो सब लिख कर आया। आई थिंक इसने भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। सो बेसिकली आपको इस पेपर को इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको ऑर्थोडॉक्स नहीं रखना। अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के एथिकल कंटेंट वहाँ डाल के आएंगे तो वो आर्टिफिशियल लग सकता है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की आज के टाइम पे कि लोग एथिक्स की बुक्स पढ़ के बस उसमें डेटा ओवरलोड करते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, डेफिनेशंस पे ओवर एम्फेसाइज करना, ये आपके आंसर्स को बहुत ही आर्टिफिशियल बना देता है। तो उसको थोड़ा सा पर्सनल टच देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा यूनिक बनाइए ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये इंटरेस्टिंग आंसर है, बाकियों से अलग है, आपने पर्सनल साइड दिखाया है या कुछ ऐसा दिखाया है जो दिखाता है कि आप एज अ पर्सन एथिकल हैं, ना कि आप सिर्फ एथिकल नॉलेज पजेस करके एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने कुछ चीज़ें की थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में इस वक्त कार्यरत हूँ, आई एम सर्विंग IPS ऑफिसर, तो हम लोगों को कंडक्ट रूल्स जो हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल या सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, ये पढ़ाए जाते हैं। तो और वो वैसे भी एज अ सिविल सर्वेंट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आपके पास टाइम हो आप कंडक्ट रूल्स को एक बार शॉर्ट समरी में पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है कि जब आपके पास कोई आंसर आएगा लिखने के लिए, तो एक तो होता है आपका इमेजिनेटिव आंसर जो एग्ज़ाम में आप लिख रहे हो, एक होता है प्रैक्टिकल आंसर। तो आप अगर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी वहाँ पे शो कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस रूल मुझे अलाउ नहीं करता, या फिर आप वहाँ पे लिखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, खास तौर पे केस स्टडीज़ में, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस रूल मुझे ये अलाउ करता है। तो वो दिखाता है कि आप अपने एज अ सिविल सर्वेंट यू आर नॉट जस्ट कॉम्पिटेंट बट यू नो योर लिमिट्स ऑल्सो। आपको रूल्स पता हैं, आपको पता है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपके ऊपर ये लिमिटेशंस हैं और ये लिमिटेशंस नहीं हैं, ये काम मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो अगर आपको एडवांस नॉलेज है थोड़ी बहुत कंडक्ट रूल्स की, तो आप उन्हें स्पेशली केस स्टडीज़ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप इंटरनेट पे जाके टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, उसको एनालाइज करिए, और आपको मिलेगा कि वो डिफरेंट डिमेंशंस में आंसर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। वो सारे डिमेंशंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो जब आप अपना फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टेस्ट सीरीज़ लिखने जा रहे हो और आप उसे खुद से एनालाइज करने बैठे, तो एक बार किसी टॉपर की कॉपी से कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कि उन्होंने कितने सिंप्लिसिटी के साथ में क्वेश्चन की डिमांड को आंसर किया है और कंटेंट ओवरलोडिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया, विच इज़ नॉट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एथिक्स पेपर। आपको उस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा यूनिक बनाना है, अपने खुद के आइडियाज़ डालने हैं, खुद का एथिकल साइड डालना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे सिटीज़न चार्टर हो गया या RTI हो गया, इन पे तो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो इन पे आप बहुत अच्छे से ख़ास तौर पे प्रिपेयर करके ऑलरेडी बना। आप RTI पे अलग अलग डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, डेटा,
उनके एथिकल डिमेंशंस, रीसेंट एग्जांपल्स आरटीआई की वायलेशन का या आरटीआई के सपोर्ट में जो लोग आए हैं उनके एग्जांपल्स, एनजीओज जो आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं, सिटीज़न चार्टर के बारे में रीसेंट अपडेट्स क्या हैं करंट अफेयर्स में, सिटीज़न चार्टर के लिए क्या नए स्टेप्स लिए हैं, या फिर सिटीज़न चार्टर के कुछ एथिकल एग्जांपल्स अगर आपको मिल जाएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने वॉलंटरीली सिटीज़न चार्टर लिया या फिर कहीं पे वायलेशन हुआ, तो जो आते ही आते हैं, जैसे आरटीआई हो गया, सिटीज़न चार्टर हो गया, इन पे तो आप एडवांस में अच्छा सा मटेरियल प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट आपको अच्छे आंसर्स देंगे। और कुछ गांधीनियन प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ फिलोसोफर्स के उसमें नाम है, नोलन कमेटी हो गई, इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन पे भी यूपीएससी बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। और अगर नहीं भी पूछता तो इनके प्रिंसिपल्स को आप एनीवेज आंसर्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हो टू शो योर आंसर मोर एथिकल। लेकिन आपको इनका पर्सपेक्ट, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये कि आप इंस्टेड ऑफ शोइंग कि नोलन कमेटी ने ये बोला, अगर आप किसी एग्जाम्पल में उसको पर्सनल टच देके बोलेंगे कि उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ या फिर मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, तो उस केस में मार्क्स बढ़ने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपका पर्सनल आंसर हो जाता है और ना कि सिर्फ एक रटा रटाया आंसर। तो हर आंसर में अलग अलग 4 और आंसर्स में एथिकल कीवर्ड्स को ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए, मोरालिटी, इक्वालिटी, कंपैशन, इंटेग्रिटी, इनको अलग अलग डिमेंशंस में डालते रहिए। अपने आंसर्स को आर्टिफिशियल नहीं बनाना, जीएस का आंसर नहीं बनाना, इसको एथिक्स का आंसर बनाना है। आपको अपने आंसर्स में एक लॉजिकल कोहेरिटी रखनी है, उसमें फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ को, एथिक्स को ओवर फोर्स करने की कोशिश ना करें। मैंने देखा है लोग एक एक लाइन में 5-5 एथिकल कीवर्ड्स डाल देते हैं। there should be a logical end to it. It should appear natural, it should appear unique, it should appear individual, right? It should appear कि there is a person who is ethically competent, उसने ये आंसर लिखा है, वो डिमेंशन आपको ज़रूर डालना है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड जब आप एथिक्स के आंसर में देखेंगे, लेट्स से वैल्यू, तो उस पर आप अपना खुद का कंटेंट बनाएंगे। आप वैल्यू को उठाएंगे, गूगल सर्च करेंगे और आपको वैल्यू पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी डेफिनेशन बनानी है और सिंपल सी डेफिनेशन बनाइए, अदरवाइज एग्ज़ाम में आपको वो याद नहीं आएगा। जैसे वैल्यू, जब मैंने वैल्यू को सर्च किया तो मुझे लगा वैल्यू इम्प्लाई प्रेफरेंसेस, वैल्यू प्रेफरेंसेस बताती हैं। वैल्यू इज़ बेसिकली वो आपका प्रेफरेंसेस शो करती हैं कि किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रेफर करते हो इन कंपैरिजन टू अदर चीज़ें। फॉर एग्जांपल कई लोग की वैल्यूज़ जो होती हैं वो फैमिलीज़ की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो उनका प्रेफरेंस जो होता है वो फेमिलियल वैल्यूज़ को होता है। ऐसे करके मैंने अलग अलग डिमेंशन में कि मेरी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो किन चीज़ों की तरफ इंक्लाइन है, किन चीज़ों की तरफ मेरी वैल्यूज़ बिल्कुल मैच नहीं, इंक्लाइन नहीं होती, किन वैल्यूज़ को मैं फ्यूचर में लेना चाहूँगा, किन को मैं डॉच करूँगा। ऐसे ऐसे करके अगर आप सोचोगे, और खाली टाइम में एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी बन जाती है। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे लगता है एथिक्स का पेपर प्रिपेयर करने के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। आप बैठिए, आप सोचिए कि मैं क्या अपनी लाइफ से छोटे छोटे एग्जांपल्स जो आप आसपास ऑब्जर्व करते हो, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, कहीं पे आपने कोई कंपैशनेट एक्ट देखा, कोई एनिमल लवर है तो वो किस तरीके की वैल्यूज़ अपने एनिमल्स की तरफ रखता है, और कोई वेजिटेरियन है तो वो किस तरीके की वैल्यूज़ रखता है अबाउट नॉन वेजिटेरियन पीपल, विच यू कैन कोट इन द ऑपोजिट साइड एग्जाम में। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको जॉट डाउन करने हैं एक नोटबुक में और उनको एग्जाम में यूज़ करना है टू गेट बेटर मार्क्स। बात कोर रिसोर्सेज की आती है तो मैंने ज़्यादातर अपना जो प्रिपरेशन था वो इंटरनेट करके किया था। मैंने कीवर्ड्स को गूगल सर्च किया, मटेरियल कलेक्ट किया द स्टैंडर्ड वे, और उनको मैं एवरनोट में हर टॉपिक के नीचे नोट करता रहता था। पर इस बार मैंने मुदित जैन की बुक जो थी उसको भी रेफ़र किया था, क्योंकि उसमें कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे दे रखे हैं, कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स भी हैं, शायद उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की। इसके अलावा मैंने इंटरनेट से 1-2 बुकलेट्स उठाए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जिसमें कुछ मटेरियल वगैरह थे, कुछ टॉपर्स का मटेरियल उठाया था जिसमें उन्होंने एग्जांपल्स बना रखे थे कीवर्ड वाइज, और बाकी ज़्यादातर मटेरियल मेरा सेल्फ प्रिपरेशन था और पर्सनल था, जिसको मैं मैक्सिमम यूज़ भी करके आया एग्ज़ाम में। तो कंटेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेपर में, आप कहीं से भी कंटेंट उठा लीजिए, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू यूज़ दैट कंटेंट इन अ मैनर दैट शोज़ योर एथिकल कॉम्पिटेंसी। आई रिपीट अगेन, यू हैव टू अपीयर एथिकल एंड नॉट जस्ट प्रोड्यूस एथिकल कंटेंट देयर। तो उसका प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर्स को इवेंचुअली धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, एंड यू विल रियलाइज़ कि
थोड़े बहुत 5-10 पेपर्स लिखने के बाद ग्रेजुअली आपका इम्प्रूव होगा। टेस्ट सीरीज़ लिखते रहिए, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्यून में रहेगी। अपने पीयर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं ओवर सम इशू। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा इशू चल रहा है, लेट्स से सीएए का इशू चला था, तो उसका एथिकल साइड देखिए। जब आप जीएस के आंसर्स पढ़ते हैं तो कभी कभी हर जीएस के आंसर में भी एक एथिकल साइड होता है। हम उसको सिर्फ जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, पर अगर आप उसको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ोगे तो आप उसे एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई इशू है, जैसे मैंने बताया सीएए का इशू चल रहा था या एनआरसी का इशू चल रहा था, या फिर कोई भी इंडिया चाइना यूएस का ट्रायंगल का इशू चल रहा है, उसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं उनको भी देखने की कोशिश करिए और उस न्यूज़ को हाथों हाथ एथिकल साइड से भी एक जगह पे नोट करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाएँ। लास्टली ये तो फिज़िकल पढ़ाई हो गई जो आपको बुकलेट्स वगैरह से करनी है, इंटरनेट से करनी है। आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। जैसे मैंने क्या किया था कि जो फ़िलासफ़र्स हैं, लेट्स से प्लाटो हो गया या अरिस्टोटल हो गया, इनके बारे में बुक से पढ़ने में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने यूट्यूब पे कुछ चैनल्स ढूंढ लिए थे, जैसे स्कूल ऑफ लाइफ हो गया या जस्टिस सीरीज़ हो गई, जो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बनाई है। मैं खाली टाइम में इनको देखता था। तो इससे क्या होता था कि मुझे एक प्रैक्टिकल और 3 डिमेंशनल एक चीज़ जब ऑब्जर्व करने को मिलती थी तो मैं उन्हें एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़ कर लेता था। जैसे मैंने जस्टिस के शुरू के 3-4 एपिसोड रिपीटेडली 5-6 बार देखे और 2x पे लगा के देखे थे जल्दी, तो वो मेरे दिमाग में फिक्स हो गए। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुए। हार्वर्ड के बच्चे थे तो ऑफकोर्स कुछ यूनिक पॉइंट निकल के आए, उसमें से भी कुछ मैंने एग्ज़ाम में यूज़ किए थे। स्कूल ऑफ लाइफ जो एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने प्लाटो, अरिस्टोटल, अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं उन पे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस बना रखे हैं, उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। उनको रिपीटेडली अगर आप 4-5 बार सुन लोगे तो वो आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाएगा। तो जब एक बार आपको ये फॉडर कंटेंट मिल जाता है तो आप इसे घुमा के एथिक्स के पेपर में बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अ गेम ऑफ रिटेंशन reproduced in a manner that is very personal. That is what ethics paper is all about. So this was my ethics strategy. I hope it was of some use to some of you. बस ये सिंपल रखिए, नेचुरल रखिए, शो दैट एथिकल कॉम्पिटेंट साइड ऑफ योर्स। उनको दिखाइए कि आप एक अच्छे इंसान हो, एक एथिकल इंसान हो जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए रेडी है। अपने आंसर्स को मल्टी डिमेंशनल एथिकल बनाने की कोशिश करिए एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।